क्या कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट एक लाज़िम है और क्या कोई स्पेसिफ़िक फ़िक्स अमाउंट है कि मिनिमम इतनी अमाउंट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए या कम अमाउंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? अगर किसी एप्लीकेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप उसको मतलब दोबारा अप्लाई कर लेना चाहिए फ़ौरन ही या उसको थोड़ा-सा मतलब स्टे करना चाहिए? और वो अपने अकाउंट में पेमेंट डाली है और वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो 100% वीज़ा रिजेक्ट। कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए फैमिली के साथ अप्लाई करने पे चांसेस आपके बेटर होते हैं या इंडिविजुअल पर्सन अगर अप्लाई करे तो उसके चांसेस बेहतर होते हैं वीज़ा अप्रूव करने में? समझे फैमिली ऑफ 5 अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से 3 का अप्रूव हो जाता है और 2 का रिजेक्ट हो जाता है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? अस्सलाम वालेकुम शहयार साहब, जी, क्या हाल है? जी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक़्त में से ये वक़्त निकाला एक और पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। दरअसल हमारी पिछली पॉडकास्ट और जो उसमें रिव्यूज़ मतलब जो कि कमेंट्स आए और जो हम सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी करते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया गया कि सर एक और पॉडकास्ट करें। आपकी पिछली पॉडकास्ट से हमें बहुत हेल्प मिली, हमारे बहुत सारी क्यूरीज़ क्लियर हुए। तो इसलिए हाज़िर हैं। तो शहरियार साहब शुरू करते हैं। अच्छा शहरियार साहब सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कनाडा विज़िटर वीज़ा किस पर्पज़ के लिए होता है? और कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, कनाडा विज़िटर वीज़ा जो है ये एक नॉन रेज़िडेंस वीज़ा कैटेगरी है और इसको जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं कनाडा, हुँ, लाइक वो अपने फैमिली मीटअप के लिए या कोई बिज़नेस एक्टिविटी के लिए या जस्ट लाइक टूरिज़्म के लिए, हुँ, वो इस वीज़ा को अप्लाई करते हैं। इसमें अप्लाई तो तमाम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेंट्स के लिए मतलब बेनिफिशियरी एप्लीकेंट हैं जिनको ज़्यादा कामयाबी मिलती है, उनकी प्रोफ़ाइल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और लाइक उसके अंदर देखा जाता है अगर वो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाना हुँ, चाह रहे हुँ। हैं, तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, बैंक बैलेंस थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए उनका और उनकी जो होम टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उनके जाने का रीज़न और आने वापस आने का कन्फर्म रीज़न वो होना चाहिए। अगर ये चीज़ें वो वीज़ा ऑफ़िसर को शो करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनके बेहतर चांसेस होते हैं। अच्छा सर एप्लीकेंट्स का एक अच्छा सवाल था मतलब जैसे कई एप्लीकेंट्स ने ये सवाल करा, अलग-अलग तरीके से अपने करा हुँ, कि जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब उनकी प्रोफ़ाइल वीज़ा ऑफ़िसर के सामने जाती है, हुँ। तो वो कौन से फैक्ट्स या असेस जब कर रहा होता है वीज़ा ऑफ़िसर, तो कौन से पॉइंट्स होते हैं जो वीज़ा ऑफ़िसर सबसे पहले पॉइंट आउट करता है या सबसे पहले नोटिस करता है एक प्रोफ़ाइल में? देखिए, जो वीज़ा ऑफ़िसर का जो डाउट होता है, वीज़ा ऑफ़िसर जब कोई भी एप्लीकेंट वीज़ा अप्लाई करता है, तो वीज़ा ऑफ़िसर का ये 100% डाउट होता है कि ये एप्लीकेंट जाने के बाद वापस नहीं आएगा। हुँ, अब उसकी जो प्रोफ़ाइल होती है, वो उसको प्रूफ़ करना होता है, एप्लीकेंट को खुद वीज़ा ऑफ़िसर को मुतमईन करना होता है कि ये मेरा एक टेम्परेरी विज़िट है हुँ, हुँ, और मैं वापस आऊँगा। तो उसके लिए उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अटैच करनी होती है, प्रोफ़ाइल उसकी जो है, उसके मुताबिक उसको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को पुट अप करना होता है। अब उसमें जो वीज़ा ऑफ़िसर देखता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि अगर सपोज़ करें एक एप्लीकेंट ये शो करता है कि मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ, हुँ, तो वो पहले उसकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री को देखता है हुँ, कि ये हुँ, टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा है, तो पास्ट में क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये वाक़ई टूरिस्ट हैं या नहीं है, ठीक है? उसके बाद उनका जो है वो बैंक बैलेंस और पाकिस्तान में उनकी टाइज़ कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक। सबसे बुनियादी चीज़ ये और इनके जाने का पर्पज़ और वापस आने की वजह। ये वीज़ा वीज़ा ऑफ़िसर का जो डाउट होता है वो इन चीज़ों को देखता है और अगर वो इन चीज़ों से मुतमईन हो जाता है, तो वो वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाता है एप्लीकेंट, अगर वो ये चीज़ प्रूफ़ कर देता है। वीज़ा ऑफ़िसर जो देखता है ना, वो ये चीज़ें लाज़मी देखता है। राइट। तो यानी कोई सिंगल स्पेसिफिक थिंग नहीं है। आपकी टाइस स्ट्रॉन्ग होनी जी। चाहिए, आपका ट्रैवलिंग प्लान स्ट्रॉन्ग होना जी, चाहिए जी। और ये आप कन्विंस करें उसको कि जी। मेरा ये ट्रैवलिंग प्लान है और मैं इसी पे अमल दरामद बिल्कुल, करूँगा। देखिए मैं बताऊँ आपको ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि वो ये समझते हैं कि अगर मेरी किसी की कोई ये समझता है मेरी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो मुझे ईज़िली वीज़ा मिल जाएगा, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है। ये तमाम एक पॉइंट्स हैं। हुँ, हुँ। ये पॉइंट्स मिलकर उसकी एप्लीकेशन जो है वो पॉज़िटिव या नेगेटिव होती है। तो बिल्कुल। ये सारे पॉइंट्स को जो है वो जमा करके वो देखता है वीज़ा ऑफ़िसर, अगर वो मुतमईन होता है, तो वो उसको वीज़ा ग्रांट कर देता है। यानी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, जी, आपको जी, पूरी जी। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग फुल रिप्रेज़ेंट करना पड़ती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। अच्छा सर व्यूअर्स की एक क्वेश्चन बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी हुँ। था कि क्या कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट एक लाज़िम है और क्या कोई स्पेसिफिक फ़िक्स अमाउंट है कि मिनिमम इतनी अमाउंट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए या कम अमाउंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, कनाडा विज़िट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, अगर तो आपके पास यूएस वैलिड वीज़ा है, हुँ, हुँ। आप 10 प्लस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई एज़ सच नीड नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो मिनिमम 10,000 कैनेडियन डॉलर जो कि लाइक पाकिस्तानी 20-21 लाख रुपए बनते हैं। हुँ, हुँ। अगर हम सेफ साइड रखें तो मतलब 25 लाख रुपए अगर सफिशिएंट फंड है हुँ, उसके पास, हुँ।
तो वो अप्लाई कर सकता है और उसमें एक पॉजिटिव उसको चांस मिल सकता है। हुँ, क्योंकि वो वीज़ा ऑफ़िसर ये भी देखता है कि ये इतनी दूर एप्लीकेंट जा रहा है, तो वो इस एक्सपेंस को कैसे अफ़ोर्ड करेगा वो। बिल्कुल। तो कम से कम मतलब एक रफ़ली आप लगाएँ तो 25 1 लाख रुपए उसके पास अकाउंट में हो तो वो सफिशिएंट फंड होता है, वो अप्लाई कर सकता है बिल्कुल, उसको। और अगर हम इसी सिनेरियो को थोड़ा-सा डिफरेंट करें कि वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो हुँ। क्या इसमें बैंक स्टेटमेंट में कोई फ़र्क पड़ता है? जी, बिल्कुल, उसका फिर ज़ाहिर-सी बात है अगर फैमिली में 2 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, तो उसी हिसाब से आप जो है उसको मल्टीप्लाई करके और मतलब अगर जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि हुँ, हुँ। हस्बैंड-वाइफ 2 बच्चे अगर हुँ, 4 की फैमिली जा रही है, हुँ, हुँ। तो उनके पास कम से कम 60-70 लैक्स पीकेआर में स्टेटमेंट में बैलेंस होना मतलब चाहिए। ईच पर्सन पे 1 मिलियन का कह सकते हैं आप। हाँ, मतलब एक अंदाज़न मतलब 1 1.5 मतलब 1 एस्टिमेटेड अमाउंट है एस्टिमेटेड डेफिनिटली। होगा। जी, जी, जी। अच्छा सर, एक सिनेरियो है, हुँ, एक पर्सन वीज़ा अप्लाई करता है हुँ, और जो वो अपनी स्टेटमेंट शो करता है, उसमें ऑल ऑफ सडन एक बड़ी अमाउंट हुँ, ऐड होती है, हुँ, जो कि कॉन्स्टेंटली नहीं आ रही है, हुँ, हुँ। एकदम एक बड़ी अमाउंट ऐड होती है। जी, जी, जी। तो जब वो रिप्रेज़ेंट होती है वीज़ा ऑफ़िसर के सामने, तो क्या इससे चांसेस कम होते हैं उसके वीज़ा अप्रूवल के? क्योंकि एकदम ऑल ऑफ सडन एक बड़ी अमाउंट आ गई उसकी सैलरी में, हुँ, मतलब उसके अकाउंट में, मतलब हुँ। जो कांस्टेंट आ रही थी उससे अलग। देखिए, बिल्कुल वीज़ा ऑफ़िसर को 100% डाउट होता है कि एक अमाउंट सडन उसके स्टेटमेंट में आना, वो बिल्कुल। उसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि वो या तो आपके पास उसका कोई प्रूफ़ हो, अगर सपोज़ किसी एप्लीकेंट है, उसने अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, हुँ, तो हुँ। उसको सेल एग्रीमेंट अटैच करना चाहिए। ठीक है ओके। ना? हाँ, कोई मतलब उस फंड्स की जस्टिफ़िकेशन होनी चाहिए। वरना वीज़ा ऑफ़िसर को ये डाउट होता है कि इन्होंने वीज़ा हासिल करने के लिए अचानक किसी से लोन बोरो किया है और वो अपने अकाउंट में पेमेंट डाली है और वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो ओके। 100% वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर उसके पास उसका कोई सॉलिड रीज़न नहीं है और वो भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और वो उसको प्रूफ करना है अपनी एप्लीकेशन में कि ये जो अमाउंट आई है सडन, ये किस पर्पस कहाँ से आई है, जिसको जस्टिफाई करना है उस अमाउंट को। प्रॉपर ल जस्टिफाइड होनी हाँ, चाहिए कि जस्टिफाइड अमाउंट का होना सोर्स चाहिए। क्या है। जी, जी। अच्छा सर, क्या कनाडा वीज़ा के लिए टैक्स के डॉक्यूमेंट भी शो करना लाज़िम है एप्लीकेशन के साथ, कि जब एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है, तो कौन-कौन से टैक्स डॉक्यूमेंट्स को शो करना पड़ेंगे कि वो वेल टैक्स पेइंग सिटिज़न है? देखिए, बिल्कुल टैक्स जो है टैक्स के डॉक्यूमेंट शो करना वो एप्लीकेंट की जो जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है। हुँ, हुँ। बट ये है कि वो अलाइन होना चाहिए उसकी इनकम के साथ। ओके। अगर इनकम के साथ वो नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर वो उसके लिए नेगेटिव भी हो जाता है। और अगर वही मैं फिर ये बात कहूँगा कि अगर उसके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है तो वो उसके लिए ये फिर ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल जो है ना उसके मतलब टैक्स डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट उस लेकिन अगर वो नॉर्मल कनाडा वीज़ा अप्लाई कर हुँ, रहा है हुँ। तो उसके लिए लाज़िम है कि वो उसके इनकम के साथ अलाइन करना चाहिए। अगर नहीं है तो वो उसके बगैर भी अप्लाई कर सकता है, कोई ओके, इश्यू नहीं मतलब है। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यू मस्ट हैव टू सबमिट अ टैक्स अगर डॉक्यूमेंट। है तो वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है टैक्स डॉक्यूमेंट्स मतलब मतलब जो ये जो वीज़ा जितनी भी एम्बेसीज़ होती हैं वो उसको बड़ा पॉजिटिवली लेती हैं। ओके। टैक्स पेयर एक मतलब रिस्पेक्टेबल सिटीज़न होता है किसी भी कंट्री का। अगर वो उसकी इनकम के साथ अलाइन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर मैं तो अपने मतलब क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी इनकम के साथ अलाइन कर रहे हैं तो आप अटैच करें। अगर नहीं है तो फिर आप अटैच ना करें। मतलब हुँ। प्लस पॉइंट है अगर ऐड जी, करते जी, हैं जो जी। अलाइन डॉक्यूमेंट है। गुड बिल्कुल। सर। हुँ, सर अच्छा, जॉब होल्डर केस में हुँ, कोई एप्लीकेंट है जो जॉब करता है, हुँ, उसमें सैलरी स्लिप्स यानी प्रूफ ऑफ सैलरी हुँ। और टैक्स डॉक्यूमेंटेशन की कितनी अहमियत है? देखिए, सैलरीड पर्सन के लिए तो उसकी सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उसकी जो सैलरी है वो उस अकाउंट में आ रही है, हुँ, ठीक हुँ। है? वो उसकी वो अलाइन होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हुँ, हुँ। और उसके प्रूफ के लिए उसको सैलरी स्लिप जो है वो लगानी चाहिए। वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव है उसकी एप्लीकेशन में। जहाँ तक टैक्स की बात है तो जो सैलरीड पर्सन है उसकी अगर कंपनी उसके टैक्स डिडक्ट करती है हुँ, मतलब हुँ। ज़्यादातर यही होता है कि कंपनी टैक्स डिडक्ट करने के बाद सैलरी रिलीज़ करती बिल्कुल। है। तो कंपनी से टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लें हुँ, और वो हुँ। अपनी एप्लीकेशन में जो है वो अटैच करें तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है वो। गुड। हुँ, शायद साहब, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्टेंट कि हम एक केस लेते हैं जिसमें एप्लीकेंट के पास कैश सेविंग ज़्यादा हो, हुँ, लेकिन बैंक में इतनी सफिशिएंट अमाउंट ना हो अप्लाई हुँ, करने के लिए, हुँ। और क्या उसे कैश के प्रूफ एक्सेप्टेबल होता है इन फ्रंट ऑफ के वीज़ा ऑफिसर, उसे एक्सेप्ट कर ले किसी सूरत? देखिए, जहाँ भी आप वीज़ा सप्लाई करते हैं एम्बेसीज़ के अंदर कैश का मतलब ये बिल्कुल भी उसकी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता है और ना ही वीज़ा ऑफ़िसर के लिए ये अमाउंट एक्सेप्टेबल है। तो अब बैंक स्टेटमेंट में और वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, वो प्रॉपर उसमें प्रूफ ऑफ फंड्स जो है ना, वो होने चाहिए। कैश की जो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि इवन कि अगर स्टेटमेंट के अंदर कैश डिपॉज़िट भी हो रहा है ना, तो वो भी नेगेटिव होता है वो। फिर वही चीज़ आता है अगर कोई एक अगर तो कोई एक अमाउंट ऐसा आया है, तो उसकी जस्टिफ़िकेशन है, तो हुँ, वो उसके साथ लगाएँ। लेकिन बिल्कुल। अगर वो नॉर्मली उनकी स्टेटमेंट के अंदर कैश डिपॉज़िट आ रहा है, तो वो बहुत नेगेटिव है एप्लीकेंट के लिए।
तो बहुत सर ज़्यादा। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है और उसका बिज़नेस बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट की है, हुँ, जिसमें कांस्टेंट मनी फ्लो चल रहा है, हुँ, आ रही है अमाउंट और जा रही है, कैश अमाउंट भी ट्रांसफर हो रही है, हुँ। तो वो क्या प्रॉब्लमैटिक नेगेटिव केस है? नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है उसकी एप्लीकेशन के लिए। वीज़ा ऑफ़िसर डाउट करता है इसके ऊपर। ओके। हुँ। अच्छा सर, क्या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन या प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी दैट समवन ओन सम हाउस, सम व्हीकल्स और समथिंग लाइक दैट, क्या उसकी एक अपनी अहमियत है या बैंक या वीज़ा ऑफिसर जो होता है, वो सिर्फ़ बैंक की ही अमाउंट को ही एक्सेप्टेबल होती है उसके लिए? नहीं देखिए, बैंक स्टेटमेंट तो प्रूफ ऑफ फंड्स होते हैं। बैंक स्टेटमेंट शो करती है आपका लाइफ़स्टाइल हुँ, हुँ। कि आपकी इनकम आती कहाँ से है, हुँ, ठीक है? हुँ। और आप उसको कितना एक्सपेंस करते हैं, कितना आप उसमें आपकी सेविंग्स हैं, हुँ, ठीक है हुँ। ना? तो बैंक स्टेटमेंट तो आप प्रूफ ऑफ फंड्स आपके लिए वो, लेकिन अगर आपके पास ये आता है एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी। बिल्कुल। अगर आपके पास प्रॉपर्टी एप्लीकेंट जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसके नाम पर अगर प्रॉपर्टी है, हुँ, हुँ। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उसकी एप्लीकेशन में। हुँ, हुँ। उसको वो अपनी प्रॉपर्टी अगर गाड़ियाँ उसके नाम पे हैं या प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, इवन कि और भी अगर कोई ऐसे फंड्स हैं उसके पास, जैसे जो है वो फिक्स्ड डिपॉज़िट होता है या म्यूचुअल फंड्स होते हैं या स्टॉक इन्वेस्टमेंट होती हैं। ये हुँ, हुँ। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब उनके एसेट्स में आते हैं और वो उनके साथ अटैच करना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट है ये। पॉइंट पॉइंट हुँ। गुड। अच्छा सर ये बताइएगा कि आजकल कनाडा विज़िटर वीज़ा एप्लीकेशन में प्रोसेस टाइम एस्टिमेटेड कितना होगा? देखिए, अब आज जब से आईआरसीसी ने अपना अपडेट किया है सिस्टम को, तो 30 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हुँ, हुँ। वैसे ये कि मतलब इनका 90 डेज़ का ऑफ़िशियल टाइम है, लेकिन 30 डेज़ में रिज़ल्ट आ रहे हैं। कुछ रिज़ल्ट्स तो हमारे ऐसे हैं जो 5 डेज़ और 7 डेज़ में भी आए हैं। वॉव! ग्रेट। हाँ, लेकिन कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे हैं जो अब मतलब अभी जिनको 6-6 महीने हो गए और उनका पता नहीं है बिल्कुल। तो ये हाँ, मतलब होता है ऐसा कि कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वरना नॉर्मली जो है वो 30 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं आजकल, जब से आईआरसीसी ने अपडेट किया अपने सिस्टम को। हुँ, ओके, दैट्स हुँ, गुड नंबर के अगर इतने रिज़ल्ट आ रहे हैं तो। अच्छा सर, एक कॉमन क्वेश्चन है, हमने पिछली पॉडकास्ट में भी कवर किया था, लेकिन मेरे ख़्याल से शायद लोग समझ नहीं पाए या जो नए आने वाले हैं उनके लिए। कनाडा विज़िटर वीज़ा की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है? आप बिल्कुल देखें, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको हुँ। कि कनाडा विज़िटर वीज़ा अगर तो आप देखें इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। अगर एप्लीकेंट जो है वो बिज़नेस एक्टिविटी के लिए जा रहा है, कोई उसका इन्विटेशन आया हुआ है, वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है हुँ, हुँ, हुँ। या अपने किसी बायर से या सेलर से मिलने जा रहे हैं, तो बिज़नेस एक्टिविटी के लिए जो वीज़ा ये ज़्यादातर जो कनाडा अप्रूव करता है वो 6 मंथ का सिंगल एंट्री करता है। ओके। ठीक है? और अगर आप वैसे फैमिली मीटअप के लिए या टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो अप टू पासपोर्ट वैलिडिटी, जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है, अगर आपके पास 10 साल का पासपोर्ट वैलिड है, तो वो 10 साल का वीज़ा अप्रूव कर देते हैं। अगर सिंगल अप्लाई में 10 साल का वीज़ा मिल जाए, इट्स नॉट अ बैड डील। अच्छा सर, पिछले पॉडकास्ट में भी हमने कवर किया था बायोमेट्रिक के हवाले से, तो एक दफ़ा इस पे और थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि जो एप्लीकेंट वीज़ा अप्लाई करता है और जाके बायोमेट्रिक सबमिट करता है, हुँ, अपने इम्प्रेशंस देता है, हुँ। तो वो बायोमेट्रिक कितने अरसे तक के लिए वैलिड होती है? देखिए, बायोमेट्रिक जो है वो 10 इयर्स तक वैलिड होते हैं। आपने बायोमेट्रिक करवा ली तो 10 साल तक आपके बायोमेट्रिक जो है वो वैलिड हो जाते हैं। ओके। हाँ, कोई ऐसा इश्यू नहीं है उसमें, मतलब है कि 10 साल में अगर वो दोबारा भी अप्लाई करते हैं तो उन्हीं बायोमेट्रिक को वो यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हुँ। क्या कनाडा विज़िटर वीज़ा अप्रूवल हासिल करने के लिए पहले की ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है? देखिए, ये इसमें सिनेरियोज़ हैं। अगर कोई एप्लीकेंट फ्रेश पासपोर्ट, देखिए हमारा बहुत सारा एक्सपीरियंस है। हुँ, हमने हुँ। अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी अप्रूवल्स हासिल की हैं। बट उनका सिनेरियो, अगर वो किसी बिज़नेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, हुँ, हुँ। सॉलिड केस है उनका, जाने का रीज़न सॉलिड है, वापसी का रीज़न उनका सॉलिड है, हुँ, हुँ। तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा अप्रूव होता है। लेकिन अगर वो टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, वीज़ा ऑफ़िसर उसको देखता है और वो एक पॉज़िटिव पॉइंट होता है ट्रैवल हिस्ट्री होना। हुँ, लेकिन अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं और फ्रेश पासपोर्ट है, तो उसमें अप्रूवल चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं उसमें, क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर को डाउट आता है उसके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा सर, पिछली पॉडकास्ट में हमने क्लियर किया था 179 बी, जी। लेकिन मतलब सवाल शायद समझ नहीं पाए कुछ लोग 179 बी एग्ज़ैक्ट टर्म क्या रेफ़र करती है। हुँ, तो सवाल आया कि मोस्ट कॉमन रीज़न वीज़ा रिफ्यूज़ल की, हुँ। कनाडा विज़िटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल की क्या होती है? देखिए, ज़्यादातर कनाडा विज़िटर वीज़ा की जो रिफ्यूज़ल होती है, वो 179 बी होती है और 179 बी वीज़ा ऑफ़िसर जब ही देता है, जब वो सैटिस्फ़ाई नहीं होता, उनके जो करंट सर्कमस्टेंसेस हैं, हुँ, हुँ। मतलब उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी एप्लीकेशन, वो चीज़ें अलाइन नहीं हो रही होती हैं और उसकी वजह से वीज़ा ऑफ़िसर को डाउट आता है। मतलब वो उसमें लिखता है कि मतलब आपका जो पर्पज़ है, वो कंसिस्टेंट नहीं है और आप जाने के बाद वापस नहीं आएँगे, यही उसका डाउट होता है। हर वीज़ा ऑफ़िसर का यही डाउट होता है। क्योंकि उन्होंने अपना प्रोफेशनली अपने केस को सही तरह प्रेज़ेंट नहीं किया होता है।
बहुत सारे जो हमारे एक्सपीरियंस में चीज़ें आई हैं, वो यही हैं कि बहुत सारे एप्लीकेंट होते हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, हुँ, हुँ। तमाम डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होती है, बट उनको केस प्रेज़ेंट नहीं करना आता। जब आप केस को सही प्रेज़ेंट नहीं करेंगे, वीज़ा ऑफिसर को आप अपनी स्टोरी बता ही नहीं पाएँगे, तो वो डाउट क्रिएट होता है और 179 बी में वो रिजेक्शन देते हैं वो। बहुत सारे लोगों का ये भी सोचना है कि 179 भी ऑटो जनरेटेड रिजेक्शन होती है, कि मतलब आपका केस ओपन हुआ ही नहीं और उनके बॉट्स या उनके एआई ने ही डिसाइड करा आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती देख के और उसे 179 बी में रिजेक्ट कर दिया। क्या ये सही है किसी हद तक? देखिए, 2024 से पहले तो ऐसा हो रहा था, देखने में आ रहा था कि जो है वो ऑटो रिजेक्शन आ रही थी। लेकिन 2024 के बाद जब से इन्होंने अपने सिस्टम को आईआरसीसी को अपडेट किया है, हुँ, हुँ। तो ऐसा नहीं है। वीज़ा ऑफ़िसर अब जब रिजेक्ट करते हैं, तो वो साथ में अपने नोट्स भी अटैच करते हैं वो, और वो रिमार्क्स उसमें में। हाँ जी, बिल्कुल बताते हैं कि हमने आपको इस वजह से जो है वो रिजेक्ट किया है। तो अब ऐसा नहीं है, ऑटो रिजेक्शन नहीं है अब। लेकिन शुरू में ये होता है कि इनका जो एआई सिस्टम है, जब एप्लीकेंट अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करता है, हुँ, तो हुँ। वो एआई सिस्टम उसको स्कैन करता है हुँ, और हुँ। उसी में से वो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जनरेट करके वीज़ा ऑफिसर को देता है वो। ओके। लेकिन डिसीज़न जो है वो वीज़ा ऑफिसर ही लेते हैं। रेड फ्लैग्स इज़ ऑलवेज़ बैड फ्लैग। जी। अगर किसी एप्लीकेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, हुँ। तो नेक्स्ट स्टेप उसको मतलब दोबारा अप्लाई कर लेना चाहिए फ़ौरन ही या उसको थोड़ा-सा मतलब स्टे करना चाहिए दोबारा अप्लाई करने से पहले? देखिए, एज़ सच आईआरसीसी की तरफ से तो कोई बाउंडिंग नहीं है। हुँ, हुँ। आप नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। बट आपको देखना ये पड़ेगा कि वीज़ा ऑफिसर ने क्या नोट्स दिए हैं हुँ, हुँ। और उसने किस डाउट के ऊपर वीज़ा रिजेक्ट किया है। हुँ, हुँ। तो अगर तो आपकी मतलब एप्लीकेशन ठीक है, आपके सर्कमस्टेंसेस ओके हैं और आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर है और वीज़ा ऑफिसर ने कहीं कोई गलती की है ऐसा, अगर आपको आप 100% श्योर हैं कि ये वीज़ा ऑफिसर ने मेरा डिसीजन गलत लिया है, तो ओके। फिर आप रिकंसिडरेशन में भी जा सकते हैं, फिर आप जुडिशियल रिव्यू में भी जा सकते हैं, ठीक है ना? और आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं। आपको खुद देखना होगा या किसी भी आपको क्वालिफाइड कंसल्टेंट से राब्ता करके उसके साथ आपको एक सेशन रखना चाहिए, अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवाएँ हुँ, और हुँ। आप चेक करें कि वीज़ा ऑफिसर ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया है। मेरे तमाम चीज़ें ओके थी। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी मिस्टेक है, तो पहले उस मिस्टेक को आप दूर करें हुँ। और उसके बाद फिर अप्लाई करें। मगर आईआरसीसी की तरफ से ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपने जो है 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, जैसे और कंट्रीज़ के अंदर ऐसा है कि बाउंडिंग होती है। जैसे लाइक अगर हम जापान की मिसाल ले लें, हुँ, हुँ। तो जापान बाउंड कर देता है कि 6 महीने के बाद ही आप रीअप्लाई करेंगे। बट कनाडा ऐसी आईआरसीसी की तरफ से ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है। बट आपको खुद देखना होगा, जज करना होगा कि मेरी प्रोफाइल के अंदर कहाँ क्या कमी थी, उस कमी को दूर करके अब वो कमी 1 महीने में दूर हो जाए, 4 महीने में, 6 महीने में, आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। कोई मतलब इश्यू नहीं है। कोई टाइम आउट नहीं है नहीं, कि कोई टाइम इतना आउट वेट नहीं है। करना है आपको, आप नहीं, नहीं, फ़ौरन ही नहीं। दोबारा अप्लाई कर कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। आपने एक टर्म यूज़ करी जुडिशनल रिव्यू, हाँ। तो इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा, क्या है जुडिशनल रिव्यू? देखिए, जुडिशियल रिव्यू में वो वीज़ा ऑफ़िसर के डिसीज़न को चैलेंज करना उनकी कोर्ट में, हुँ, ठीक है ना? हुँ। उसके लिए आपको लॉयर की जो है हम क्या ऐसा खिदमत कर सकते हैं हाँ, मतलब कर एज़ एन सकते हैं यहाँ से बैठ के, एप्लीकेंट? लेकिन वहाँ के लॉयर की जो है वो कंसल्टेंसी आपको लेनी होती है। हुँ, हुँ। आपको लॉयर एक करना होता है अपने केस के लिए, ओके, फिर वो लॉयर आपके बिहाफ़ के ऊपर उसको वीज़ा ऑफ़िसर के डिसीज़न को कोर्ट में चैलेंज करता है, ओके। उसको जो है जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। बट अगर उसके अंदर आप 100% श्योर हैं, अगर आप अपने लॉयर को जब अपना केस देंगे, तो वही आपको चेक करके बताएगा कि आपको जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए ओके, या अपनी जो कमी-पेशी है उसको दुरुस्त करके इसको रीअप्लाई करना चाहिए। गुड, क्लियर, दैट्स क्लियर आउट ऑफ इश्यूज़। अच्छा सर, कनाडा विज़िटर वीज़ा के लिए फैमिली के साथ अप्लाई करने पे चांसेस आपके बेटर होते हैं या इंडिविजुअल पर्सन अगर अप्लाई करे तो उसके चांसेस बेहतर होते हैं वीज़ा अप्रूव होने के? देखिए, अगर इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं तो उनकी जो होम टाइज़ हैं उसके अंदर जो उनकी फैमिली है, वो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हुँ, है, हुँ। ठीक है ना? वो मतलब अगर फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि सिंगल अप्लाई करें, हुँ, बहुत हुँ। अच्छा है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है कि पूरी फैमिली को साथ ट्रैवल करना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली को वीज़ा अप्रूव हमारे एक्सपीरियंस में बहुत सारी हमारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने हमारे थ्रू अप्लाई करवाया, हमारे क्लाइंट हैं हुँ, जिनके हुँ। वीज़ाज़ अप्रूव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके लिए अगर आप फैमिलीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, फैमिली कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल एक-एक फैमिली मेंबर की टाइज़ को शो करना है। अगर वो ओके, बच्चा है तो उसकी भी टाइज़ को शो करना है कि वो यहाँ पे एजुकेशन है उसकी, उसका प्रूफ़, ये तमाम चीज़ें। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को वीज़ा ऑफ़िसर के सामने सही तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, बहरहाल एक मुश्किल केस होता है फैमिली के साथ अप्रूवल लेना, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अप्रूवल नहीं मिलती। 100% अप्रूवल लोगों की आती हैं, हुँ, जो हुँ। सही तरीके से केस को प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं, थोड़ा-सा वीक पॉइंट है उनके, तो वो उनको चाहिए कि वो पहले खुद अपना वीज़ा सिक्योर करें, फिर अपनी फैमिली का वीज़ा लें। लेकिन अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है और वो उनके पास सफिशिएंट फंड हैं और वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रूफ कर सकते हैं अपनी टाइज़ को, तो वो फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अप्रूवल रेशियो का इससे कोई ऐसा वो नहीं है कि फैमिली का कम है या इंडिविजुअल का ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और आप
कितने अच्छे तरीके से वीज़ा ऑफ़िसर को अपनी होम टाइज़ और रिटर्न टू इंटेंशन शो कर सकते हैं आप। कितने अच्छे तरीके से अपना केस प्रेज़ेंट करते हैं जी, उसके सामने, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, सर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर एक फैमिली अप्लाई कर रही है, हुँ, समझे फैमिली ऑफ 5 अप्लाई कर रही है हुँ, और उसमें से 3 का अप्रूव हो जाता है हुँ। और 2 का रिजेक्ट हो जाता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? जी, बिल्कुल है, ऐसी पॉसिबिलिटी वीज़ा ऑफ़िसर के ऊपर डिपेंड करता है। वीज़ा ऑफ़िसर सम टाइम पूरी फैमिली को रिजेक्ट कर देता है हुँ, हुँ। और सम टाइम पूरी फैमिली को अप्रूव कर देता है और सम टाइम इस सिनेरियो में ये भी होता है जो आपने बताया, बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ मेंबरान को वीज़ा अप्रूव कर दिया और कुछ को लेटर ऑन कर दिया, बिल्कुल। रिजेक्ट कर दिया कि बाद में अप्लाई करें क्योंकि हुँ, वो मुतमईन नहीं है, उनके यहाँ पर होम टाइज़ से। बिल्कुल ओके। ऐसा होता है। तो क्या पेरेंट्स और चिल्ड्रन को स्पॉन्सर करके वीज़ा अप्लाई करवाया जा सकता है? जी, बिल्कुल करवाया जा सकता है। जहाँ यहाँ पर जितने भी एप्लीकेंट हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे कोई एप्लीकेंट है वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहता है हुँ, हुँ। या अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहता है, हुँ, तो हुँ। उसको प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन अगर उसके पास है और प्रूफ ऑफ फंड्स हैं उसके और तमाम चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो करने हैं, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल वो उसको स्पॉन्सर कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। हुँ। अगर एप्लीकेंट का कनाडा में कोई रिलेटिव या कोई स्पॉन्सर या कोई होस्ट ना हो, हुँ, तो क्या फिर तब भी वो इन्विटेशन लेटर के बगैर यानी हुँ। वीज़ा हासिल कर सकता है तब भी? जी, बिल्कुल हासिल कर सकता है। ये कोई आईआरसीसी की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका वहाँ पे कोई होस्ट हो, कोई आपके पास इन्विटेशन वहाँ से आया हो या कोई आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा हो। हुँ, हुँ। अगर है तो अच्छी बात है। ये मैंने आपको बताया ना ये तमाम पॉइंट्स मिलकर एक एप्लीकेशन की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की तरफ जाता है केस। बिल्कुल, ये लोगों के है मिसकॉन्सेप्ट कि यार मेरे पास जो है वो वहाँ का इन्विटेशन नहीं है तो मैं तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता या बिल्कुल। कोई ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे हुँ, पास तो वहाँ का इन्विटेशन है तो मेरा तो वीज़ा आराम से लग जाएगा। बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक पॉइंट अगर है तो ठीक है। नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे केसेज़ हमारे ऐसे हैं जिनकी हमने अप्रूवल हासिल की है और होटल बुकिंग पे हासिल की है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर कोई एप्लीकेंट स्पॉन्सरशिप पे एप्लीकेंट अपनी सबमिट करता है, तो स्पॉन्सर के क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे या उसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी? देखिए स्पॉन्सर की ज़िम्मेदारी उसको अपने तमाम प्रूफ ऑफ फंड्स, ठीक है? अपने तमाम करंट सर्कमस्टेंसेस और हम तो ये भी एडवाइस करते हैं अपने जितने भी क्लाइंट हैं अगर उनके पास स्पॉन्सर है तो वो उसकी जो नेट वर्थ होती है, वो कंप्लीट उसका सर्टिफ़िकेट उसके पास हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, वो एक हुँ। प्लस पॉइंट होता है। हुँ, हुँ। उसको अपने तमाम बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मतलब उसको अपनी वर्थ शो करनी है कि मैं किसी को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। हुँ, उसका खुद का भी वेल एस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी वो है। खुद ही वेल एस्टेब्लिश नहीं तो वो कौन किसी को ऐसे स्पॉन्सर कर सकता है? बिल्कुल। तो उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं स्पॉन्सरशिप में। अगर एप्लीकेंट के पास नॉन इमिग्रेंट यूएस का वैलिड वीज़ा मौजूद हो, तो क्या कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल करना कंपैरेटिवली नॉर्मल विज़िट वीज़ा से ईज़ी हो जाता है? देखिए ईज़ी तो नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस में हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके पास अमेरिका और यूके के वैलिड वीज़े, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के वैलिड वीज़े हैं बट उनके कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये कोई गारंटी नहीं है आपके पास कि कौन किसी कंट्री का वीज़ा आपके पास 100% है तो आपको दूसरी कंट्री 100% वीज़ा दे देगी, हुँ, नहीं, हुँ। एक प्लस पॉइंट है और उसमें सिर्फ़ उसको बेनिफिट ये मिल जाता है अगर वो उसके पास यूएसए का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और वो कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसको नीड नहीं होती कि वो प्रोवाइड करे। बाकी अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि वो 100% उसको वीज़ा मिल जाएगा। फिर वही बात आती है कि जब अगर वो अपने केस को सही तरीके से प्रेज़ेंट करेगा एप्लीकेंट, हुँ, तो हुँ। फिर वो उसको चांसेस बनते हैं कि उसको वीज़ा अप्रूव उसका होगा या नहीं होगा। बट हाँ, ये कि एक बेनिफिट है और वो कैन प्लस कैटेगरी में फ़ॉल करता है। असल में ज़्यादातर मैं आपको यही अपडेट करूँगा आपकी ऑडियंस को भी कि जितने भी लोग जिनके पास ख़ास तौर पे यूएस का वैलिड वीज़ा होता है, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो वीज़ा अप्लाई करते हैं और हमारे पास मोस्टली ज़्यादातर जो रिजेक्टेड केस आते हैं, वही केस आते हैं जिनके पास यूएस का वैलिड वीज़ा होता है। वो केस को सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं करते ओवर कॉन्फिडेंट के अंदर कि मेरे पास तो यूएस का वैलिड वीज़ा है, मुझे तो 100% वीज़ा मिल जाएगा। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें, इस तरीके से अप्लाई करें कि आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इस उसमें ना रहें कि मेरे पास फलाँ कंट्री का वैलिड वीज़ा है तो मुझे वीज़ा बआसानी मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेज़ मैंने आपको बताया कि वही हैं जिनके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, वही कनाडा में ज़्यादातर रिजेक्ट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होके वो अपनी एप्लीकेशन को सही तरह प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। हुँ। सो व्यूअर्स ख़्याल रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर किसी के पास यूएस का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मौजूद है, लेकिन उसने अभी तक उस पे ट्रैवल नहीं किया है, हुँ। तो फिर भी वो एलिजिबल रहता है इस कनाडा कैन प्लस प्रोग्राम में या विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए? बिल्कुल, वो एलिजिबल है। आईआरसीसी की तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसका यूएस का वीज़ा उसके पास अगर है, तो उसको यूएस का ट्रैवल करना मस्ट है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस में हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं, उन्होंने यूएस का वीज़ा हासिल किया और उसके जस्ट आफ्टर 1 मंथ या 1 वीक
हमने उनका कनाडा का वीज़ा प्रोसेस किया, जबकि उन्होंने यूएस से विज़िट नहीं किया। हुँ। तो अगर सही तरीके से केस प्रेज़ेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अप्रूवल आती है। आईआरसीसी की तरफ से ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं कि आपके पास यूएस का वीज़ा है, तो आपका यूएस का ट्रैवल होना मस्ट है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अप्लाई कर सकते हैं वो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अप्लाई कर रिस्ट्रिक्शन सकते हैं नहीं, आप। कोई रिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक जॉब होल्डर प्रोफ़ाइल है और हुँ, एक बिज़नेसमैन की प्रोफ़ाइल है। हुँ। किस प्रोफ़ाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूवल के एतबार से? देखिए, जहाँ स्ट्रॉन्ग तो दोनों प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है? हुँ, बट हुँ। ये देखा जाता है कि प्रेज़ेंटेशन किस तरह की है। हुँ, हुँ। और आप ये कह सकते हैं कि वीज़ा ऑफ़िसर के लिए कौन-सी प्रोफ़ाइल ईज़ी है उसको असिस्ट करने के लिए। हुँ, तो जॉब प्रोफ़ाइल को जो है वो ज़्यादा ईज़िली असिस्ट करता है वीज़ा ऑफ़िसर, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो इनकम होती है वो सिर्फ़ उसकी सैलरी होती है। हुँ। ठीक है ना? लेकिन अगर बिज़नेसमैन की जो प्रोफ़ाइल है वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है, और बिज़नेसमैन की प्रोफ़ाइल को ही केस बनाने को एक्सपर्टीज़ चाहिए बिज़नेसमैन की प्रोफ़ाइल का केस बनाने के लिए। तो उसमें उसकी डिफरेंट किस्म की इनकम आ रही होती है, जिसको मतलब वीज़ा ऑफ़िसर के सामने प्रूफ़ करना होता है, और उसको बताना होता है वीज़ा ऑफ़िसर को कि ये इनकम कैसे आए, जस्टिफ़िकेशन जो होती है उसकी, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जो होती है, बिज़नेसमैन की प्रोफ़ाइल डिफ़िकल्ट होती है। आप ये कह सकते हैं, और बाकी वीज़ा ऑफ़िसर के लिए असेसमेंट करने के लिए जो है ना, वो जॉब होल्डर की प्रोफ़ाइल जो है वो उसके लिए ईज़ी है। रहा जहाँ तक ताल्लुक स्ट्रॉन्ग का, तो वो तो प्रूफ ऑफ फंड्स अगर क्लियर है तो दोनों प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक जॉब होल्डर प्रोफ़ाइल को अपनी होम कंट्री टाइज़ शो करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट करने चाहिए? या सिर्फ़ जॉब ही उसकी इनफ टाइज़ हैं कि इससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसका केस? नहीं, देखें, इसमें जॉब तो है ही, क्योंकि जॉब में उसकी जॉब जो है उसकी होम टाइज़ है, बट उसकी जो फैमिली है वो भी उसकी होम टाइज़ है, और अगर उसके अलावा उसके पास कोई एसेट्स हैं तो वो शो करे वो लाज़मी। तो मतलब कंट्री में अपनी होम टाइज़ को शो करने के लिए उसके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ियाँ अगर उसके नाम पर हुँ, कोई हुँ। गाड़ी है या कोई प्रॉपर्टी है, उसके बीवी-बच्चे हैं और उसकी जॉब है, हुँ, हुँ। और जॉब होल्डर को चाहिए कि वो जब अपना वीज़ा अप्लाई करे कनाडा का, तो वो लाज़मी जो है अपनी जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर और अपनी एनओसी लाज़मी प्रेज़ेंट करे, अपनी एप्लीकेशन में अटैच करे, ताकि वीज़ा ऑफ़िसर को उसको वीज़ा ऑफ़िसर उससे मुतमईन हो सके। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या एक हाउसवाइफ़ और एक अनएम्प्लॉयड पर्सन, हुँ, मतलब फिर वो हाउसवाइफ़ हो या किसी की बहन हो, हुँ। क्या वो कनाडा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? और अगर हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनकी प्रोफ़ाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब उनका स्पॉन्सर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हुँ, जैसे हुँ। हाउसवाइफ़ में तो ज़ाहिर बात है उनके हस्बैंड जो हैं, वो उनके स्पॉन्सर हैं, और हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। या कोई स्टूडेंट है तो उसके फादर हैं, वो हुँ, उसके हुँ। स्पॉन्सर हैं। अगर स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स सॉलिड हैं और स्पॉन्सर की नेटवर्थ अच्छी है, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल उनके स्पॉन्सरशिप के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो सर ये क्लियर करिएगा, क्या एक लोगों का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद वीज़ा हासिल करना, कनाडा का वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस पे थोड़ी रोशनी डालिए, क्या वाक़ई मुश्किल हो जाता है या ये कंपैरेटिवली ईज़ी होता है बनिस्बत एक जॉब पर्सन के? नहीं, देखें, रिटायर्ड पर्सन के लिए वीज़ा हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर को डाउट आता है वहाँ पे, उसकी जो टाइज़ हैं वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि ना उसकी जॉब है, ना कोई बिज़नेस है उसके पास। हुँ, हालाँकि उसकी हुँ। पेंशन भी अगर आ रही है, हुँ, हुँ। तो वो पेंशन ठीक है अपनी शो करें, हुँ, लेकिन हुँ। साथ में उनको चाहिए कि उनका जो ये ट्रिप है, वो ट्रिप को ये स्पॉन्सर करे उनका बेटा या बेटी उनको, और वो स्ट्रॉन्ग हो, हुँ, तो हुँ। वो फिर ज़्यादा बेहतर, मतलब हम तो एडवाइस यही करते हैं, अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनको, कि अगर जो रिटायर्ड लोग हैं, कि भई आप स्पॉन्सरशिप लें अपने बेटे की या बेटे की, तो वो ज़्यादा बेटर होगा और स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल उनकी बन जाती है। अगर वो अपनी पेंशन के ऊपर करते हैं तो उसमें उनकी टाइज़ वीक होती हैं, जिसकी वज़ह से उनको जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक एप्लीकेंट ने पहले कोई किसी कंट्री का फॉर्म भरा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरा। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। हुँ, जब वो कनाडा के लिए अप्लाई करने लगा, तो वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। हुँ। तो क्या ये रिजेक्शन की वजह बन सकती है? नहीं, देखें, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो चेंज नहीं हो सकती कभी भी। कभी सारी ज़िंदगी चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो चेंज हो जाती हैं, जैसे जॉब बिल्कुल। है, बिज़नेस की नेचर हुँ, चेंज हो गई, बिज़नेस नेम चेंज हो गया, बिल्कुल। तो वो तो अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जी5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, हुँ, हुँ। ये 5 जी5 कंट्रीज़ हैं जिनका रियल टाइम डेटा शेयर होता है। तो ये कोशिश ये करना चाहिए, अगर इनमें से किसी की भी कोई रिजेक्शन, किसी भी मुल्क की कोई रिजेक्शन है, उसको हाइड ना करें। कोई भी चीज़ है उसको हाइड ना करें एप्लीकेशन में। लेकिन जहाँ तक उसका ताल्लुक है कि अपडेट हो गया कोई चीज़, तो वो हुँ। अपडेट हो सकता है, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन कुछ डिटेल मैंने कहा ना ऐसी हैं जो नहीं हो सकती, वो नहीं होनी चाहिए, जो फिक्स डिटेल्स हैं। बाकी जो चीज़ें अगर वो चेंज हो गई हैं तो उसको अपडेट कर लें, और कोई चीज़ हाइड नहीं करनी है इनमें आपस में। बिल्कुल। हुँ।
अच्छा सर, एक और ये मिथ है लोगों में, एक कन्फ्यूजन है, क्या इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा? क्या कनाडा विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए भी ऑन साइट इंटरव्यू होता है या डॉक्यूमेंटेशन ही आपका इंटरव्यू होता है या देखिए, इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी? सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कनाडा के वीज़े में इंटरव्यू नहीं है। हुँ, आपके डॉक्यूमेंट्स ही बोलते हैं, वही अब आपको वीज़ा ऑफ़िसर को प्रूफ करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, वही आपका इंटरव्यू होता है, जो आप अपना कवर लेटर लिखते हैं। हुँ, हुँ। उसी में आपके तमाम करंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं और तमाम आपकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो आपका बेहतरीन अगर आप उसको तैयार करें, तो वही आपका इंटरव्यू होता है। फिज़िकल इंटरव्यू नहीं होता, जिस तरीके के यूएसए का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, बिल्कुल। तो उसमें आपका फिज़िकल इंटरव्यू होता है। हुँ, हुँ। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि कनाडा में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन बट डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी प्रिपरेशन जो है वो वेल होनी चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हाँ, वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में जो भी क्वेश्चन जनरेट हो, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन से आंसर हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। अगर कनाडा वीज़ा अप्रूव हो जाए, तो कनाडा में एंट्री गारंटीड हो जाती है? नहीं, गारंटीड कभी भी नहीं होती एंट्री। वीज़ा जो है वो एक परमिट होता है हुँ, हुँ। यहाँ से फ्लाई करके वो उस कंट्री में पहुँचने का। बिल्कुल। और बाकी जो एंट्री का ताल्लुक है, वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ है, उसके अपना एक तरीक़ेकार होता है, वो आपको चेक करता है, हुँ, हुँ। देखता है, अगर वो मुतमिन होता है तो आपको एंट्री दे देता है। 99% एंट्री हो जाती है, लेकिन कहीं कोई अगर पैसेंजर गलती करता है, तो फिर उसको जो है डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है। क्या हम इसको इंटरव्यू से मिला सकते हैं कि ये एक इंटरव्यू है उनका? हाँ, मकसद ये है कि वीज़े के बाद ज़ाहिर-सी बात है, इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो बिल्कुल लाइट सा इंटरव्यू होता है कि आप यहाँ क्यों आए, कितने दिन के लिए आए, किसके पास रुकेंगे, और फिर आपका केस पूरा उसके सामने ओपन होता है कि ओके, आपने वीज़ा हासिल करते वक़्त क्या रीज़न दिया था, अब इन्फॉर्मेशन को आप भी। क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर वो मिसमैच होती है तो फिर उसको डाउट आता है, तो फिर वो उसको तफ़सीली इंटरव्यू करते हैं, हुँ, नहीं हुँ। तो अदरवाइज़ वो उसका नॉर्मल सा इंटरव्यू करके उसको एंट्री दे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, पर्पस ऑफ विज़िट को हुँ। क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए किन पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से मेंशन करना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा? देखिए, जो ये बहुत अहम सवाल है, जितने भी लोग ज़्यादातर 179 बी में पर्पस ऑफ विज़िट के ऊपर ही रिजेक्शन आती है। हुँ, पर्पस ऑफ विज़िट में जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो उसमें वीज़ा ऑफ़िसर को आपने बताना है कि आप इसी मुल्क में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं हुँ, हुँ। और इस वक़्त ही क्यों ट्रैवल कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली। और आप वापस आएँगे अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है ना? ये आपको बहुत ही जो है ना स्ट्रांगली आपको प्रेज़ेंट करना होता है और वीज़ा ऑफ़िसर को मुतमईन करना होता है। अगर वीज़ा ऑफ़िसर आपके इस पर्पस ऑफ विज़िट से मुतमईन हो जाता है, तो देखा जाता है कि उसको 179 बी में रिजेक्शन नहीं आती ओके, है। सो मतलब इस टाइम ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी-सी रिसर्च करनी चाहिए कि बिल्कुल। इस टाइम पे कनाडा में क्या वो स्पेशलिटी हो उसको रही खुद है और देखना पड़ता है कि उसका पर्पस क्या है जाने का। अगर मैंने बिल्कुल। जैसे बताया, वो किसी इन्विटेशन पे जा रहा है, किसी हुँ, हुँ। बिज़नेस मीटिंग के लिए या किसी हुँ, हुँ। बिज़नेस एक्टिविटी के लिए, तो वो तो उसका बेहतरीन रीज़न बन जाता है। बिल्कुल। या वो फैमिली मीटअप के लिए जा रहा है, उसकी फैमिली ने वहाँ से उसको इनवाइट किया हुआ हुँ, है, हुँ। वहाँ पे कोई सेरेमनी है, कोई भी इवेंट्स है वहाँ पर, तो वो एक उसका रीज़न बन जाता है जाने का। जैसे या अगर एयर एंड पे जा रहा है तो न्यू हाँ। ईयर एन्जॉय करने हाँ, जा रहा अगर वो है, इस टाइप से। टूरिज़्म के लिए भी जा रहा है, तो टूरिज़्म के लिए देखा जाता है कि वो कनाडा ही क्यों जा रहा है। तो उसमें वीज़ा ऑफ़िसर को बताना होता है कि मैं पहले इतनी कंट्रीज़ को ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ और ओके। अब मैंने कनाडा को एक्सप्लोर करना है। और इस वक़्त ही क्यों जा रहे हैं, वो उसको फिर अपनी प्रोफ़ाइल के मुताबिक उसको बताना पड़ता है कि मुझे अभी छुट्टियाँ मिली हैं या ये टाइम मेरे लिए बहुत सूटेबल है। वो मतलब उसको प्रूफ़ करना होता है और वो डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अलाइन होना चाहिए वो चीज़। और फिर वापस आने का भी प्रूफ़, वो भी डॉक्यूमेंट के साथ अलाइन होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मतलब पर्पस ऑफ विज़िट के अंदर अब ये एप्लीकेंट का काम है कि वो किस तरीके से वीज़ा ऑफ़िसर को मुतमईन करता है और रियल सर्कमस्टेंसेस के अंदर और विद डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो। वो खाली मतलब यानी ऐसा नहीं अगर वो कि टूरिंग सेलेक्ट हुँ, कर रहे हैं या बोल हुँ, रहे हैं कि मैं टूरिंग हुँ, के लिए आया हूँ, हुँ, तो उनकी प्रीवियस जो हिस्ट्री होगी, वो हेल्प करेगी उन वो सब चीज़ हेल्प में। करेगी बिल्कुल। उसमें। ओके व्यूअर्स, हमने एक नया सेगमेंट अपनी पॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस करा है, रैपिड फायर क्वेश्चन का। तो शैया साहब, हम आपसे रैपिड फायर कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की जी, और आपसे टू द पॉइंट उसका आंसर लेंगे। सिंगल और मैरिड एप्लीकेंट में सबसे ज़्यादा अप्रूवल के चांसेस किसके होते हैं? सिंगल, क्या कनाडा वीज़ा के लिए आइट्स रिक्वायर्ड है? नो, क्या वीज़ा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मेडिकेशन एग्जामिनेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है? नो, क्या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या एप्लीकेंट फ़ी रिफंड हो जाती है? नो, क्या पेरेंट्स को स्पॉन्सर करके कनाडा विज़िट वीज़ा के लिए बुलाया जा सकता है? यस, क्या गल्फ स्टार सर्विसेज वीज़ा अप्रूवल की गारंटी प्रोवाइड करती है? नो, क्या इन्विटेशन लेटर के बगैर कनाडा वीज़ा वीज़ा मिल सकता है? यस, क्या वैलिड यूएस विज़िट वीज़ा होना कनाडा विज़िट वीज़ा अप्रूवल की गारंटी है? नो, क्या ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर कनाडा वीज़ा वीज़ा अप्रूव हो सकता है? यस, क्या बैंक में टेम्परेरी फंड शो करना सेफ अप्रोच है? नो, क्या वीज़ा अप्रूव होने के बाद कनाडा में एंट्री गारंटीड होती है? नो। थैंक यू सो मच शैया साहब। आपने रैपिड फायर का बहुत रैपिड, इनफैक्ट इतना रैपिड दिया कि मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, आपके आंसर पहले आ रहे थे। जी, जी। तो
हम यहाँ पे इख्तिताम पे पहुँच चुके हैं अपनी पॉडकास्ट के। तो एक दफ़ा फिर बहुत-बहुत शुक्रिया शैयाद और मैं साहब। उम्मीद करता आप हूँ कि व्यूअर्स को बहुत अच्छी मालूमात इस वीडियो में मिली मैं होगी उम्मीद इंशाल्लाह करता ताला से, हूँ इस कि पॉडकास्ट पिछले में। पॉडकास्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट हो, और जो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर सुनना चाह रहे थे, आई होप आपको वो आंसर मिल गए हों। नहीं तो हम अब फिर हाज़िर हैं, शैयाद साहब को फिर तकलीफ़ दे देंगे एक जी, बार जी। आपकी खिदमत में आप दोबारा हाज़िर होने के लिए, और आपके नए सवाल नए क्वेश्चन जो भी हो, जो क्यूरी जो भी हो, उसको आंसर करने के लिए। एक बार बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इतना कीमती वक़्त देने का हमें। मुझे और शैयाद साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।